बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। इसमें हम जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आज का टॉपिक क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट को किससे दिखाते हैं? क्रॉस के सिंबल से, इसलिए इसका नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। टू वेक्टर्स, दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब हम आगे नोटेशन देखते हैं। मेरे पास है ए क्रॉस बी। अगर दो गिवन वेक्टर हैं और इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो मेरे पास आता है वेक्टर सी इन न्यू वेक्टर। जैसा हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा आता था? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे उल्टा है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आता है? वेक्टर क्वांटिटी। एक नया वेक्टर हमें मिल जाता है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा सी कैप। ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, सी कैप डायरेक्शन को दिखा रहा है। सी कैप हमारा यहाँ पे क्या है? यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। जो नया वेक्टर आएगा उसकी ही डायरेक्शन में होगा। अब हम सी कैप की डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा? सी कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जो ए और बी आपको गिवन वेक्टर हैं उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होगी? जो नया वेक्टर आएगा हमें, यानी कि प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी? उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है बेटा, थीटा क्या होता है? थीटा हमारे पास है एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स ए एंड बी। इसकी जगह आपको पी क्यू या कोई भी अननोन वेक्टर दिए जा सकते हैं। ठीक है, ए बी हमने बस जनरल वेक्टर सपोज किए हैं। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अनदर वेक्टर सी वुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। ध्यान से देखना बेटा, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था? कोस आता था। इसमें क्या आएगा? साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। अब देखो, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सी नया वेक्टर, इसी को लिख सकते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल। ए बी वेक्टर का सिंबल नहीं है तो सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ए बी साइन थीटा, ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास क्या होगी? मैग्नीट्यूड को दिखाएगी। और सी कैप मेरे पास क्या होगी? डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? या तो बोले ए और बी के परपेंडिकुलर, या फिर हम बोल सकते हैं जो वेक्टर सी की डायरेक्शन होगी वही होगी सी कैप की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक बात बोल रखी है, साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। दो एंगल बनेंगे ए और बी जब भी आप, जैसे कोई भी वेक्टर आपने बना दिया, जैसे ये है ए है, सपोज मैंने कर लिया ये ए है, ये मैंने मान लिया बी है, तो ये जो स्मॉलर एंगल है ये क्या हो गया? थीटा। अब देखो, एक ये एंगल भी तो बन रहा है बेटा, ठीक है, तो ये एंगल क्वेश्चन मार्क ये भी तो आ सकता था, लेकिन नहीं, स्मॉलर एंगल। ऐसे ही क्रॉस डॉट प्रोडक्ट था, उसमें भी हमने स्मॉलर एंगल लिया था और इसमें भी। ठीक है, जो इनसाइड एंगल भी बोल सकते हैं, स्मॉलर एंगल भी बोल सकते हैं। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे बेटा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की जो हमने डायरेक्शन पढ़ी कि ए और बी के परपेंडिकुलर होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मेरे पास दो रूल है मेनली। फर्स्ट है राइट हैंडेड स्क्रू रूल, सेकंड है राइट हैंड थंब रूल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दोनों में कौन सा हैंड यूज हो रहा है? राइट हैंड। यानी जब भी आपको वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी है, आपको याद रखना है कौन सा रूल यूज होगा? राइट हैंड। राइट हैंडेड स्क्रू रूल, किसी भी बोतल को जब आप घुमाते हो राइट हैंड से तब। और राइट हैंड थंब रूल अब आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कैसे है। सबसे पहले आप देखिए, आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी। ठीक है, तो देखो ए और बी अगर मान लिया इस प्लेन के अंदर है और दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा। तो इनके परपेंडिकुलर क्या होगा? ऊपर की तरफ सी
ए क्रॉस बी। इसी को बोतल की फॉर्म में दिखाया है। अगर आप ए से बी की तरफ रोटेट करते हो तो जो बोतल का ढक्कन है वो ऊपर की तरफ खुलता है, यानी कि राइट हैंडेड के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड, आउट ऑफ प्लेन और परपेंडिकुलर। अगर आप उल्टा करते हैं, बी से ए की तरफ लेके आते हैं, यानी यहाँ भी बी से ए की तरफ, तो बोतल का ढक्कन बंद होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हम एक्सप्लेन करते हैं एक बोतल से। सपोज मेरे पास बेटा आपकी ये एक बोतल है, तो देखो हमने राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड में ये बोतल पकड़ रखी है, ठीक है। अब मैं राइट हैंड यूज करूँगी। स्क्रू का मतलब क्या होता है, किसी भी पेज को घुमाना, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लिया मेरा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर इधर बी है, तो पहले हम ए से बी की डायरेक्शन में लाते हैं। तो देखो जैसे ही मैं राइट हैंड का यूज करना है, मैंने मान लिया ये मेरा स्क्रू की तरह घूम रहा है, तो देखो ए से बी की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो बोतल का ढक्कन क्या है, ऊपर की तरफ आ रहा है, खुल गया, तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी, आउट ऑफ द प्लेन, और परपेंडिकुलर तो है ही। अब इसका उल्टा करते हैं, इधर मेरा बी था, इधर मेरा ए है, तो अब मैं क्या करती हूँ, बी से ए की तरफ लेके जा रही हूँ। अब के बाद डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट हैंड का यूज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मेरा ढक्कन बंद हो गया, इनसाइड चला गया, यानी कि डायरेक्शन कैसी है, इनटू द प्लेन है। कैसी है बेटा, इनटू द प्लेन है, और परपेंडिकुलर तो होगी ही। तो ये तो मेरा था सिंपल सा राइट हैंड स्क्रू रूल। नेक्स्ट पढ़ेंगे थंब रूल। अब आपकी जो फिगर नंबर सी है, ये दिखा रही है राइट हैंड, आपको एक हैंड दिख रहा है, राइट हैंड आपका, ठीक है। ए और बी मान लिया ये वेक्टर है, देखो इनटू द प्लेन, इनके परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो बता देते हैं। ये डायरेक्शन या तो अपवर्ड हो सकती है, अपवर्ड है तो आउट ऑफ द प्लेन है, और परपेंडिकुलर तो रहेगी, इनवर्ड होगी तो परपेंडिकुलर द प्लेन होगी, और इसका उल्टा हो जाएगा इनवर्ड। इनवर्ड कब हो जाएगा, जब हम वेक्टर बी से ए की तरफ लेके जाएंगे थीटा को। अब कहाँ लिया हमने थीटा, ए से बी की तरफ रोटेट किया है तो अपवर्ड है, बी से ए की तरफ रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड। सिंपल। मैंने मान लिया ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। ये मेरा राइट हैंड है बेटा, हमें राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करना है। थंब है तो थंब हमेशा मेरा इरेक्ट रहेगा, ठीक है। मेरा मान लिया थंब ऐसे था, ठीक है, ऊपर की तरफ है, तो ये जो उंगलियां हैं ये कर्ल होंगी कहाँ से कहाँ, ए से बी। देखो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा डायरेक्शन आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज है, ए से बी, ऐसे मैं कर्ल करूँगी, ऐसे मैंने कर्ल किया ए से बी, तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, थंब ऊपर की तरफ है। इसका उल्टा करते हैं, थंब नीचे है। अब देखो, अब ये बी है इधर, ठीक है, राइट साइड क्या था बी, अब बी से ए की तरफ लेके आऊंगी तो थंब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्या मैं थंब ऊपर करके बी से ए घुमा सकती हूँ, नहीं घुमा सकती, ठीक है, थंब मेरा नीचे हो जाएगा, तो फिर अब बी से ए इजीली घूम जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो डाउनवर्ड और इनटू द प्लेन और परपेंडिकुलर, ठीक है। हम इसको डोनेट देखते हैं। आप सबको अपने हाथ की हेल्प से देखना है। अपना राइट हैंड देखो, ऊपर किया मैंने, ऊपर किया तो डायरेक्शन क्या है, ए से बी, ऐसे घूमेगी, ए से बी। हम एरो भी बना सकते हैं कि ए से किधर घुमा रही हूँ मैं, बी घुमा रही हूँ, ऐसे घुमाया मैंने, ठीक है। एरो देखो ऐसे ही इधर जा रही है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ आया। और इसका उल्टा किया, जब मैंने इधर से इधर घुमाया तो मेरा अंगूठा जो है, यानी मेरा जो थंब है वो नीचे की तरफ चला गया, इनटू द प्लेन है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। डायरेक्शन आपको अपने हाथ से जब तक नहीं करके देखोगे नहीं आएगा, ठीक है। आप बोतल लेके भी कर सकते हैं स्क्रू की तरह यूज, और अपने राइट हैंड से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, करके देखिए फिर बताइए। आप शॉर्टकट ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर ए से बी लेके जा रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ऐसे ए से बी घड़ी की उल्टी दिशा में, क्लॉक की उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है, तब डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो होगी ही, अपवर्ड हो जाएगा सी। और अगर आप बी से ए क्लॉकवाइज लेके आ रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा हर केस में, और डाउनवर्ड हो जाएगा इनसाइड द प्लेन। वो आउट ऑफ द प्लेन था, ये इनसाइड हो जाएगी डायरेक्शन। और आपको बस
मेन याद रखना है कि राइट हैंड का रूल, कि आपको राइट हैंड रूल यूज करना। कोई भी वेक्टर दिया हो आप डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल मेरे वेक्टर प्रोडक्ट के होते हैं। सबसे पहले आता है टॉर्क। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ आर क्रॉस एफ। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। एफ क्या है मेरे पास? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, आर क्रॉस पी। पी क्या है मेरे पास? लीनियर मोमेंटम। आर क्या है? पोजीशन, क्रॉस आएगा सब में। लीनियर वेलोसिटी, वी से डिनोट करते हैं, ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन भी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर, आप सभी पढ़ चुके हैं। दो तरीके का होता है एक्सेलेरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल। ठीक है, टेंजेंशियल को ए भी लिखते हैं या ए के नीचे स्मॉल टी लिख देते हैं। सेंटीपिटल को ए के नीचे स्मॉल टी से दिखाते हैं, ओमेगा इंटू वी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, और वी क्या है मेरे पास? वेलोसिटी वेक्टर, सिंपल। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है तो क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और आर क्या हो जाएगा मेरे पास? पोजीशन वेक्टर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने पढ़े। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे जैसे सिलेबस में आएगा हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट है वो है एंटी कॉम्यूटेटिव। जैसे स्केलर प्रोडक्ट क्या था? कॉम्यूटेटिव था। आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए, सेम था, लेकिन ये एंटी कॉम्यूटेटिव है, मतलब माइनस का सिंबल आ जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम ए से बी की तरफ डायरेक्शन लेते थे तो अपवर्ड आता था, और बी से ए की तरफ डायरेक्शन लेते थे तो डाउनवर्ड आता था, क्योंकि इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। इस वजह से ये क्या है? एंटी कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव है, स्केलर प्रोडक्ट की तरह। ए क्रॉस बी प्लस सी लिखे तो ए दोनों पे क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बी के साथ भी और सी के साथ भी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव है, ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी। एसोसिएटिव का मतलब आप आगे पीछे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए क्रॉस सी, चाहे आप पहले ए से मल्टीप्लाई करके लिखें या चाहे बी से मल्टीप्लाई करके बी वाले फैक्टर पहले लिखें या फिर ए वाले फैक्टर, या आप ऐसे कर सकते हैं ए और बी के साथ सी वाला फैक्टर पहले लिख दे, डी वाले फैक्टर दोनों लास्ट में लिख दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में प्लस का सिंबल है तो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास एन कैप। एन कैप हमेशा आप याद रखना यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के लिए होता है। यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी को सी भी लिखा है तो सी कैप भी लिख सकते हैं हम। इन जनरल एन कैप हर किसी की डायरेक्शन के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी अपॉन वेक्टर अपॉन, जैसे कि हर वेक्टर में निकालते थे, उसका मैग्नीट्यूड। अगर सी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ये क्या हो जाएगा? इधर सी कैप आ जाएगा, यानी कि वेक्टर सी वेक्टर अपॉन और सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और मैं वेक्टर हटा दूँ तो मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी। ये आपके 1 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है, प्रूव करके दिखाना है तो आप फॉर्मूले से प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है जो साइन थीटा आएगा, वहाँ से आप थीटा निकाल देंगे, ऐसे ही यूनिट वेक्टर निकाल के। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच में जब भी वेक्टर पूछा जाए तो कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री, और 90 डिग्री को आप π/2 से भी डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा कुछ स्पेशल केस ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हमने पढ़ा था डॉट और स्केलर प्रोडक्ट के लिए। मेरा फर्स्ट केस है when two vectors are parallel और एंटी पैरेलल। डॉट में हमने अलग अलग पढ़ा था पैरेलल और एंटी पैरेलल। क्यों? क्योंकि cos 0 और cos 180 की वैल्यू अलग थी। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा 0 पे और साइन 180 पे सेम होता है, तो हम एक में ही पढ़ लेंगे पैरेलल और एंटी पैरेलल में। वहाँ पे cos 0 1 होता है और cos 180 -1 होता है, इसलिए अलग आंसर आता था। यहाँ पे साइन 0 और साइन 180 दोनों कितने होते हैं? 0।
तो हम देखते हैं, जब मेरा थीटा 0 था यानी कि वेक्टर पैरेलल थे, और जब थीटा 180 था वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल से। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 0 साइन 180 0 हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए बी साइन थीटा सी कैप। ए बी एक बार साइन को थीटा को 0 पुट करेंगे, एक बार 180, दोनों में ही 0, और नेट रिजल्ट मेरा कितना आएगा 0। तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 आया पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट बनता है मेरे पास, क्या है, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, कब होते थे दो वेक्टर परपेंडिकुलर, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता था 0। और यहाँ पे उल्टा है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो आपको हमेशा याद करना है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो आपको दोनों स्टेटमेंट याद रखनी है। अब यूनिट वेक्टर के लिए देखते हैं, जैसे वहाँ पे आई डॉट जे या आई डॉट के हमारा क्या होता था, 0 होता था, और आई डॉट आई कितना होता था 1। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस से, सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं हमेशा, तो कितना आ गया 0। यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सेम पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर कितना होगा 0। तो आपको ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट बेटा हम सेकंड स्पेशल केस देखते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जब दो ए क्रॉस बी वेक्टर है मेरे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इन दिस केस साइन थीटा साइन 90 1 होता है। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा सी कैप, ए बी साइन 90, वैल्यू पुट करेंगे 1, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी ए बी सी कैप डायरेक्शन के लिए आया, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाता है 1 पे। अब हम देखेंगे यूनिट वेक्टर के लिए परपेंडिकुलर केस में कैसा होता है। आपको पता है आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, और एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनके यूनिट वेक्टर भी मेरे पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो आई क्रॉस जे दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या आएगा, थर्ड वेक्टर आ जाएगा के कैप। सिमिलरली जे कैप के जे के है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होती है, तो आई कैप आ जाएगा। इसी तरीके से के क्रॉस आई के परपेंडिकुलर जे होता है। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी एक रिपीट नहीं होगा। सिमिलरली इसको उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें हम, जे क्रॉस आई के क्रॉस जे आई क्रॉस के, तो आगे माइनस का सिंबल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक तरीका है याद रखने का, हम एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, सबसे ऊपर आई लिख लिया, फिर जे फिर के। ठीक है, अब अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, देखो ये क्लॉक की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आई के बाद क्या आता है, जे आता है, तो आई के बाद जे। ठीक है, आई के बाद जे, उसके बाद क्या आया के, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के। नेक्स्ट देखो क्या है, जे क्रॉस आई, जे के बाद क्या आया मेरा के, जे क्रॉस के करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा आई, फिर के क्रॉस आई। अब देखो के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा। सिमिलरली अब आई जे के ऐसे ही लिखा तीनों, अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम, किधर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। शुरुआत कहाँ से करेंगे, जे से, जे क्रॉस आई लिखा। ठीक है, आगे क्या आ गया के, माइनस सिंबल आएगा, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली के क्रॉस जे, अब के क्रॉस जे कर रहे हैं तो मेरे पास नेक्स्ट क्या मिल रहा है मुझे आई, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज उल्टी डायरेक्शन है माइनस। इसी तरीके से आई क्रॉस के करेंगे जी, ये आप याद रख सकते हैं, बाकी आपको जैसे याद रहे वैसे याद रखना। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड एक्सिस की फॉर्म में हम पढ़ेंगे। हमने ए वेक्टर को लिख लिया, ए एक्स ए वाई ए जेड की फॉर्म में, बी को लिख लिया। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। सिमिलरली क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इन तीनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले ए एक्स को पूरी बी के साथ, फिर ए वाई को,
फिर ए जेड को। अब हम एसोसिएटिव लॉ यूज करके इन तीनों को अलग अलग खोल सकते हैं। ए एक्स को तीनों से अलग मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली वाई को, सिमिलरली जेड को। तो देखो ए एक्स को मल्टीप्लाई किया, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई आया, फिर ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे आया, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के आया। सिमिलरली मेरे पास 9 टर्म आ जाएंगी, 3 यहाँ से 3 यहाँ से। तो अब देखो सिमिलर और पैरेलल का कितना होता है क्रॉस प्रोडक्ट, 0, यानी कि मेरे पास फर्स्ट, फिफ्थ और 9 टर्म कितनी होगी जिस पे मैंने सिंबल लगाया है वो तीनों 0 होगी। तो ये तीनों तो 0 हो गई मेरे पास। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब आपको परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन निकालना बताया था। आई क्रॉस जे मेरे पास क्या था, के कैप आ गया। आई क्रॉस के उल्टा है, ठीक है, तो माइनस जे कैप आ गया। सिमिलरली जे क्रॉस आई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। ऐसे ही जे क्रॉस के की जगह क्या आ जाएगा मेरा, आई कैप। के क्रॉस आई की जगह जे कैप, के क्रॉस जे की जगह अपोजिट है तो माइनस आई कैप, इसकी जगह 0। जो 0 वाले फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएंगे। 3 कैंसिल हो गए तो मेरे पास कितने बचे, 6 फैक्टर बचे। 6 में से देखो 2 के साथ के होगा 1, 2 एक प्लस के साथ होगा, एक माइनस के साथ। ऐसे ही जे मिलेगा 2 के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक प्लस माइनस। आई कैप भी 2 में मिलेगा, एक प्लस एक माइनस। अब हम आई कैप जे कैप के कैप कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने आई कैप कॉमन ले लिया, जो बचा मेरे पास वो लिख लिया। फिर ऐसे ही जे कैप कॉमन ले लिया, फिर ऐसे ही के कैप कॉमन ले लिया। आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं लास्ट का रिजल्ट, और इसका एक शॉर्टकट भी होता है वो बता देती हूँ अगर ये याद नहीं रहता तो। ऐसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रही तो ये भी याद रख सकते हैं। ये देखिए बेटा, आपने ए और बी लिख लिया। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट फॉर्मूला निकालना है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, ये आसान रहेगा। ए क्रॉस बी निकालना, ऊपर आई जे के लिख लेंगे, नीचे पहले जो वेक्टर लिखा है बाद में जो लिखा है, ठीक है। अगर आपने बी को पहले लिख दिया और ए को बाद में तो आपका आंसर अपोजिट आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ए पहले लिखा तो ए की लाइन पहले, ए एक्स ए वाई ए जेड, उसके बाद बी एक्स बी वाई बी जेड। ये डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना आना चाहिए, फिर भी बता देती हूँ। सबसे पहले आई कैप लिखेंगे, ये देखो आई कैप लिखा। आई कैप वाली डायरेक्शन छोड़ देंगे, यानी कि मेरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं आएगी, ठीक है। ये वाली लाइन छोड़ दी मैंने, आई कैप के नीचे वाली लाइन। अब ये तो हटा दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, बचा ये इतना स्केयर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इधर से और इसको इससे। ये ए वाई बी जेड लिखा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, फिर प्लस जे कैप लिखा, ठीक है। जे कैप में उल्टा करते हैं हम, बीच में है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देंगे, बची क्या मेरे पास ये। अब इसमें जे कैप में इधर से शुरू करते हैं, ए जेड बी एक्स यहाँ से यहाँ माइनस ए एक्स बी जेड, फिर के कैप में ऐसे ये लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। ये लाइन मैंने छोड़ दी। अब बचा क्या मेरे पास, ये वाला पोर्शन बचा, ठीक है। तो देखो ये लाइन छोड़ दी मैंने, के कैप जहाँ आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला पोर्शन बचा, कहाँ से कहाँ, इधर से इधर, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है। तो मेरा ये आ गया। अब आप जे कैप का आपको याद रखना है, या तो आगे बीच में माइनस सिंबल लिख लें, ठीक है, या तो माइनस लिख लें, या फिर आप ऐसे करें मल्टीप्लाई उल्टा करें, ठीक है, जे के करेंगे। आप वैसे याद भी रख सकते हैं कि ये पहले वाली लाइन प्लस होती है, दूसरे वाली माइनस होती है और तीसरे वाली प्लस होती है, ठीक है। तो प्लस होती है तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इधर से माइनस है तो या तो बाहर माइनस रखे अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है तो, और अगर यहाँ प्लस लिख रहे तो फिर मल्टीप्लिकेशन उल्टी कर दे, इधर से शुरुआत करें, ठीक है। ये फैक्टर पहले लिखें और ये वाला बाद में लिखें, आपके पास इजीली आ जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं, और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं बेटा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि 3 वेक्टर लेंगे, इसमें कंटेनिंग, नाम भले ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है लेकिन इसमें डॉट और क्रॉस दोनों का यूज होता है। जैसे ए क्रॉस बी डॉट सी, मैं क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज करूँ, ये इसकी प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, कि मैं क्रॉस और डॉट को कहीं भी ले जाऊँ,
कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट क्या रहेगा सेम। ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो या ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो या सी डॉट ए क्रॉस बी लिखो, ठीक है। ये यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक जगह डॉट आएगा एक जगह क्रॉस। इसको मैं फॉर्मूला भी बोल सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ये अगर वॉल्यूम क्वेश्चन में आ जाए कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकाल के दिखाओ तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। वैसे 11th में इसके क्वेश्चन कम आते हैं आपके डायरेक्ट बस पैरेलल और परपेंडिकुलर वेक्टर दिखाना होता है तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से है कि इफ़ एनी ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी 3 वेक्टर दे रखे हैं, इनमें से कोई भी वेक्टर अगर पैरेलल हुआ तो आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है पैरेलल का 0। और इफ़ 3 वेक्टर्स आर को प्लेनर, अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी कितना आएगा 0, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो आपके पास न्यूमेरिकल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ ए फोर्स दे रखा है और पोजीशन वेक्टर आर दे रखा है। अब आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर क्रॉस एफ की वैल्यू पुट कर दी, आई जे के ऊपर लिखा, पहले आर का लिखेंगे, आर के जो थे 731, फिर जो एफ के थे -315 लिखा और इसको सोल्व कर देंगे हम तो मेरे पास वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा इसका, ठीक है बेटा। तो मेरे पास 14i -38j प्लस 16 के आ जाएगा। अब अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकालते हैं, आई जे के तीनों का स्केयर ले लेते हैं और उसका अंडर द रूट सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। आसान है, आप कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल गिवन है बेटा, आपको वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है, फाइंड ए क्रॉस बी और बाहर मोड लगा रखा है यानी कि स्केलर वैल्यू मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी आई जे के लिखा, पहले वाले 1 2 -1 वैल्यू लिख दी 1 2 -1, दूसरे की -1 -2 -2 -1 -2 -2। अब इसको सोल्व किया हमने, आई कैप लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप लिखेंगे, इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, के कैप लिखेंगे, इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस देख लेना, जो भी प्लस हो जाए सोल्व होके मेरा ये आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो देखो आई कैप वाले का स्केयर -6 है, जे कैप के आगे 3 है उसका स्केयर और के कैप 0 है, नहीं भी लिखोगे तो कोई नहीं और लिख दोगे भी तो 0 का स्केयर 0 आएगा। सोल्व होके मेरे पास √45 आ गया। इतना भी छोड़ सकते हैं, इसको आगे भी सोल्व करते हुए। √45 क्या होता है 9 × 5 और 9 का बाहर स्केयर कितना आ जाता है 3, यानी कि 9 का स्केयर रूट 3 होता है तो 3√5 लिखें या √5 लिखें, 45 लिखें, एक ही बात है, ठीक है। यूनिट अगर होती क्वेश्चन में गिवन होती यूनिट तो आंसर में भी यूनिट आती, क्वेश्चन में यूनिट गिवन नहीं थी तो आंसर में भी न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, शो दैट द वेक्टर्स ए की वैल्यू दे रखी है बी की वैल्यू आर पैरेलल और नोट। आपको बताना है पैरेलल है या नहीं। आपको पता है फॉर पैरेलल वेक्टर ए क्रॉस बी कितना होना चाहिए 0। हम निकाल के देखते हैं। ए क्रॉस बी आई जे के लिखा, ए वाले के लिख लिए फिर बी वाले के लिख लिए, इसको सोल्व किया मेरा 0 आ गया। 0 आ गया, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आगे करके दिखाना है तो आगे करके दिखा सकते हैं। ए क्रॉस बी आपका कितना 0, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 0। सोल्व करेंगे ए बी साइन थीटा 0 आएगा। अब आपको पता ए गिवन है 0 नहीं है, बी भी गिवन है जो कि 0 नहीं है, तो आपका क्या दैट इम्प्लाइज किसी भी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है जब तीनों में से कोई एक एटलीस्ट 0 हो, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो गया 0, साइन थीटा 0 कब होता है साइन 0 पे, यहाँ से थीटा 0 आ गया। 0 का मतलब एंगल कितना है दोनों के बीच 0, तो पैरेलल टू ईच अदर, दोनों क्या होंगे पैरेलल। आपको बस ये सोल्व करना आना चाहिए। आई जे के बताया था, आई लिखेंगे, ठीक है, इसको लाइन को छोड़ देंगे तो 3 इनको मल्टीप्लिकेशन माइनस ये 3 × 3 -9, ये माइनस पहले से है और एक और माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। इसी तरीके से प्लस जे कैप लिखेंगे, जे कैप है तो इधर से मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6, फिर माइनस इधर, ठीक है, 6 - 6 प्लस के कैप, ये लाइन छोड़ेंगे, ये 9 to 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक और माइनस ऑलरेडी था तो माइनस आ जाएगा 18 - 80। सोल्व करेंगे तो 0। बस आपको यही याद रखना है, सोल्व करना आना चाहिए, बहुत ईजीली न्यूमेरिकल हो जाएगी।
नेक्स्ट बेटा आपके पास न्यूमेरिकल है, डिटरमिन यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। आपको दे रखा है ए वेक्टर की वैल्यू बी की। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर पूछ लिया गया, परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर निकालते हैं वो क्या होता है परपेंडिकुलर। आपको बार बार बताया ए क्रॉस बी क्या आएगा सी, और सी इन दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर है तो सी कैप निकाल देंगे। उसके लिए मुझे पहले सी चाहिए, सी निकालेंगे ए क्रॉस बी, आई जे के लिखा, फिर ए से ए की वैल्यू लिखी, बी से बी की वैल्यू लिखी, सोल्व किया मैंने, मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट आप सोल्व करना सीख लीजिए बाय प्रैक्टिस। अब सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होता है इनका सबका स्क्वायर और उसका अंडर द रूट। मेरे पास सोल्व होके क्या आ गया 3√3। अब यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है सी कैप, क्या होता है मेरे पास वेक्टर सी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर सी जो मेरे पास था अपॉन मैग्नीट्यूड, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तीनों में है, और 1/√3 कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या है 1/√3 और आई जे के एस। ठीक है, अब आपको न्यूमेरिकल दे रही हूँ होमवर्क में जो आपको खुद से करने हैं। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बेटा, 3 क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन वेक्टर्स। ए और बी दे रखा है, आपको स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी का फॉर्मूला लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी का फॉर्मूला निकालेगा। आंसर आपको गिवन है, मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू गिवन है, अभी आपको ए और बी का मैंने बताया था। ठीक है, तो उसी तरीके से आप पी क्रॉस क्यू मान लिया ना सी, जो भी पी क्रॉस क्यू आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, फिर उसका सी कैप निकाल दोगे। यूनिट वेक्टर पूछा है तो पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, पहले पी क्रॉस क्यू इक्वल टू सी वेक्टर निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर यूनिट वेक्टर के लिए क्या करोगे उस वेक्टर को जो आएगा आपको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा, मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड दैट 2 वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट। आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं और भी बताना है ये पैरेलल है, यानी आपको पता है कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है, ये आपको निकालना है। अगर ए क्रॉस बी 0 आ जाए तो पैरेलल है, ए क्रॉस बी 0 ना आए तो एंटी पैरेलल है। ठीक है, आपकी पीडीएफ इसके साथ अटैच कर दी गई है, बाकी आप अपनी किसी भी बुक से एनसीईआरटी से या रिफ्रेशर से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको होमवर्क में ये न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, और एक्स्ट्रा आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ट्रायंगल बनी होती है उसको क्लिक करने पर मिल जाएगी। गुड लक बेटा।